ओके गाइस, सो वेल आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जो लंपी त्वचा रोग होता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये था कि लंपी त्वचा रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना था। तो यहाँ पे आता है लंपी त्वचा रोग एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करता है, पहला। दूसरा आता है कि आप इसे क्या इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इसे लंपी स्किन डिजीज एलएसडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि यह एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि एलएसडी से संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होने लगता है, ठीक है। तो इनका जो वजन होता है वो क्या होता है, होने लगता है, तुरंत कम होने लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया गया है। तीसरा दिया गया है एलएसडी जेनेटिक है और इसका अर्थ है यह बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है। तो ये जो लंपी त्वचा रोग होता है, पहली बात तो ये कभी जीवाणु से नहीं होता बच्चे, ये एक वायरस से होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा एकदम सही है कि एलएसडी से संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होने लग जाता है और बुखार और मुंह में घाव होने लग जाते हैं, तो ये एक ऑप्शन सही है। इसके बाद एलएसडी जेनेटिक है, इसका अर्थ है कि बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका बोला गया उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन गलत है और तीसरा गलत है, तो दूसरा सही है। तो केवल एक कथन सही है। देखिए आंसरों को यहाँ पे आप ये भी इवेल्युएट करिए कि मैम किस तरीके से क्वेश्चन बना रही हैं और किस तरीके से दे रही है। आप पता है क्या करते हो पेपर में, वो बोलेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन सही होने में और ये सही होने में कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कितने कथन सही है में और कौन सा कथन सही है में अंतर है। तो कितने और कौन से में डिफरेंस समझें। और पेपर में बच्चे क्या करते हैं, जब ये पूछा जाता है कि कितने कथन सही है, तो वो कौन सा कथन सोच के कि केवल 2 लिख के आ जाएंगे। तो यहाँ पे केवल 2 यानी कि दूसरे को ऑप्शन मार देंगे, बल्कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये है कि आपने 2 कथन सही किए। तो इसीलिए डिफरेंस है बच्चे कि कौन सा कथन पूछेगा, ठीक है, कौन सा कथन पूछता। तो मैं यहाँ पर आंसर करती ओनली 2, यानी कि मैं यहाँ पे ये वाला आंसर करती, पर इसने कितने कथन बोला है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कथन गलत है, एक कथन सही है, बाकी 2 तो गलत है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फोटो देख रहे हैं, ये लंपी त्वचा रोग है। तो हाल ही में संसदीय समिति ने 2022 और 23 में लंपी त्वचा रोग के कारण 2 लाख से अधिक मवेशियों और भैंसों की मौत पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाया। गांठदार त्वचा रोग एक वायरल बीमारी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और जंगली भैंसों को प्रभावित करती है। यह गांठदार त्वचा रोग वायरस के कारण होता है, जो कि आपका याद रखिएगा ये पॉक्स विरिडे परिवार का है, ठीक है। जो वायरस की फैमिलीज है उसमें एक मतलब जो एक वो है पॉक्स विरिडे, उसके अंदर आता है। एलएसडी जो है, एलएसडी जो होता है मुख्य रूप से रक्त भक्षी कीड़ों जैसे वेक्टर के माध्यम से मवेशी और जंगली भैंसों को संक्रमित करता है। ये रक्त भक्षी कीड़े कौन से होते हैं, जो सीधा काटते हैं और वो खून निकाल देते हैं, ठीक है। तो सीधा खून निकाल देते हैं। अब जो खून निकल जाता है तो दूसरे बंदे भी उससे संक्रमित हो जाते हैं। और संक्रमण के लक्षण में जानवरों की खाल या त्वचा पर गोलाकार, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये गोलाकार, ये इस तरीके का देख रहे हैं, गोलाकार सख्त गांठें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो लंपी डिजीज में, और साथ ही याद रखिएगा संक्रमित में जानवरों का वजन तुरंत कम होने लगता है और दूध की पैदावार भी कम होने के साथ साथ बुखार और मुंह में घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो बुखार और मुंह में घाव हो जाएंगे। अन्य लक्षणों में अत्यधिक नाक और लार स्त्राव का होना है। गर्भवती गाय और भैंसों का अक्सर गर्भपात हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी भैंस गाय क्या है, गर्भवती हैं यानी कि प्रेग्नेंट हैं, तो उनका गर्भपात हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा बच्चा। कुछ मामलों में इसके कारण बीमार पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके कारण कई बार मृत्यु का भी कारण ये गांठें बन जाती हैं। एलएसडी एक जेनेटिक वायरस नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये एक जेनेटिक वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ है कि यह बीमारी मनुष्य में नहीं फैल सकती है। यह त्वचा रोग रक्त चूसने वाले कीड़े जैसे कि मक्खियों, मच्छरों या टीकों की कुछ प्रजातियों द्वारा फैलता है, ठीक है। इसका विशेषज्ञता बुखार, त्वचा से श्लेष्म झिल्ली और आंतरिक रोगों पर गांठ
ठीक है, आंतरिक रोगों पर गांठ, शिक्षता, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, ठीक है, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और कभी कभी मृत्यु हो जाना है। भारत में एलएसडी का पहला मामला मई 2022 में गुजरात में सामने आया था। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए टीकाकरण द्वारा रोकथाम नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। ठीक है, तो अभी तक इसकी कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, आई मीन इसे खत्म नहीं किया गया है, बस इसकी रोकथाम हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, बड़े मैगेलेनिक बादल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड जो है एक अनियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। पहला, यह पृथ्वी से लगभग 1,63,000 वर्ष दूर है और दक्षिण गोलार्ध में नग्न आंखों से दिखाई देता है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे बड़ा बात करी गई है, मैगेलेनिक बादल की बात की गई है, लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की बात की गई है। तो ये जो क्लाउड होता है एक नियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 15,000 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और ये याद रखिएगा, ये एक मतलब इसे देखा भी जा सकता है। ठीक है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध से देख रहे हैं तो आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो दोनों उत्तर इसमें सही हो जाएंगे। तो इसके बारे में क्या किया गया है, इसमें किया गया लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड एक अनियमित उपग्रह आकाश गंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम आकाश गंगाओं में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर है और दक्षिण गोलार्ध में नग्न आंखों से देखी जा सकती है। एलएमसी को स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड दो अनियमित उपग्रह आकाश गंगाएं हैं जो कि आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। मैगेलेनिक बादल एक गैसीय आवरण साझा करते हैं और दक्षिण ध्रुव के पास आंतरिक में लगभग 22 डिग्री कोण पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इससे देखा जा सकता है। अगला सवाल आता है बेटा, और साथ ही साथ आकाश गंगा के साथ एलएमसी की अंतर क्रिया नए सितारों का निर्माण कर रही है और मैगेलिक बादलों का नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इन्हें देखा था। ठीक है, तो इसे देखा भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, फोटो रिसेप्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि फोटो रिसेप्शन बेसिकली क्या है। पहला आता है आपका कथन जो आ रहा है, फोटो रिसेप्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फोटो रिसेप्टर आंखों में प्रकाश को ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात उन्हें विद्युत संकेतकों में परिवर्तन करते हैं जिसे मानसिक दृष्टि के रूप में व्याख्या की करता है। फोटो रिसेप्टर पुतली में विशेष कोशिकाएं हैं जो प्रकाश तरंगों को अवशोषित करती हैं और उन्हें विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करती हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला तो है कि फोटो रिसेप्टर जो होते हैं ये एक जैविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से फोटो रिसेप्टर आंखों में प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसके एक चित्र बनाते हैं। पहला सही है। दूसरा कि ये पुतली में विशेष कोशिकाएं नहीं होती, इसीलिए पहला सही है और दूसरा गलत। तो इसमें क्या लिखा गया, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा दोनों सही हैं, कथन सही है, और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। ठीक है, अभी भी किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, कोई क्वेश्चन, डाउट तो बताएं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो इतना काफ़ी क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ पे आता है कि फोटो रिसेप्टर एक जैविक प्रक्रिया है। पहला आता है कि फोटो रिसेप्टर क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से
फोटो रिसेप्टर आंखों में प्रकाश को ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात इसे विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करते हैं, जिसे मस्तिष्क दृष्टि में व्याख्या करता है। और रिसेप्टर रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे आपको पुतली में बोला गया था, बल्कि ये रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रकाश तरंगों को अवशोषित करती है और विभिन्न विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करती है। फोटो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, रॉड और कोन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दो तरह के होते हैं ये बेसिकली, रॉड और कोन। ये दो तरह के रिसेप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला आता है इसी के अंदर छड़े मंद प्रकाश, यानी कि इस स्कोटोपिक दृष्टि का पता लगाती है और रात्रि दृष्टि के लिए उपयोग की जाती है, जबकि शंकु दिन के उजाले की दृष्टि में रंग धारण में मध्यस्थता करते हैं। देखिए, ये एक रिसेप्टर्स हैं जो कि देखने में आपको यूजफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कि ये किसके बारे में बात की गई है। तो यह अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया था पहला। ठीक है, और केरल में स्थित है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे, केरल में स्थित है। यह अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक घटक है। यह 3 जैविक रूप से विशिष्ट और विविध क्षेत्रों, मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियों और दक्कन पहाड़ के संगम पर स्थित है। काबिनी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ बात हो रही है। पेरियार की बात हो रही है, इडुक्की की बात हो रही है, चिन्नार की या वायनाड की। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेरियार भी केरल में पड़ती है, इडुक्की भी केरल में, चिन्नार और वायनाड भी। पर लेकिन 1973 की जो है ये है वायनाड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल में ही दक्षिण वायनाड वन प्रभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से एक 13 वर्षीय नर बाघ को त्रिशूर के पुतूर जियोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित कर दिया है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया था और ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। ठीक है, अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक मुख्य घटक है। इसमें वायनाड पठार शामिल है, जो 3 जैविक रूप से विशिष्ट विविध मुख्य क्षेत्र पश्चिम घाट, नीलगिरी पर्वत और दक्कन के पठार के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ से आपका काबिनी कावेरी की एक सहायक नदी भी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो काबिनी नदी कावेरी की एक नदी सहायक नदी है, से होकर गुजरती है। वनस्पति में नम्न, अगर हम इसकी वनस्पति की बात करें तो इसमें नम पर्णपाती वन है, पश्चिमी घाट के अर्ध सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी और गैरेविलिया के बागान शामिल हैं। तो ये सारे बागान इसमें मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीवों में हाथी, सबसे ज़्यादा जो जीव पाते हैं इसमें हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, सांभर, ठीक है, चितीदार हिरण, बार्किंग हिरण, ठीक है, और जंगली सुअर, सुथौल भालू, नीलगिरी लंगूर आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? वायनाड वन्यजीवन अभ्यारण्य के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। मिस्र, जिबूती, जॉर्डन, इरिट्रिया, टर्की। तो उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा लाल सागर से मिलती है? तो लाल सागर से इसमें से 3 देशों की सीमा मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो कितने देशों की सीमाएं बेसिकली मिलती हैं? वैसे तो इसमें 6 देशों की सीमा मिलती हैं, और वो कौन कौन से? मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। बट लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? मिस्र दे रखा है, जिबूती दे रखा है, इरिट्रिया। तो यहाँ पे केवल 3 देश हैं जिसकी मिलती है। बट लेकिन टोटल जो मतलब कंट्रीज हैं, वो कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज बच्चा जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो कौन सी है? लाल सागर सीमा से 6 देश अर्थात मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से लगती है। लाल सागर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग भूमध्य सागर को
हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, जो अफ्रीका है और एशिया के बीच का क्या प्रमुख द्वार है, और दुनिया में सबसे अधिक खारे जल निकायों में, खारे जल के निकायों में से एक है। ठीक है, तो ज़्यादातर खारे जल के। अगला आता है रामबाड़ गेट, जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। यह किस देश में पड़ता है? तो यहाँ पे बोला गया रामबाग जो है ये कहाँ पर बेसिकली पड़ता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देंगे कि रामबाग कहाँ पड़ता है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। ठीक है, तो अभी देखिए यूनेस्को ने अपनी लिस्ट शामिल की थी जिसमें इसने अपने पुरस्कार भी दिए थे, तो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है इनमें से एक स्टेट को। जल्दी से मुझे बताएंगे कि वह कौन सा स्टेट है। तो ये है पंजाब का अमृतसर में बेसिकली रामबाग जो है वो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर अमृतसर। तो इसके साथ साथ कुछ और भी परियोजनाओं को दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अमृतसर में रामबाग गेट को उत्कृष्टता प्रोग्राम एक्सीलेंस जो अवार्ड मिला है ये दिया गया है। इसकी सभी श्रेणियों में सर्वोच्चतम मान्यता होती है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो यूनेस्को का है ये रामबाग गेट को दिया गया है। पंजाब के एक विरासती ग्रामीण होम स्टे पीपली हवेली को सतत विकास के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि जो एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैं, उनके लिए इसे करा गया है, यानी कि भविष्य में भी हमारे जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। केरल के कुन्ना मंगलम भगवती मंदिर के कणिकारा मंडपम ने विशिष्टता का पुरस्कार लिया है, तो केरल में कुन्ना मंगलम भगवती मंदिर को बेसिकली दिया गया है। और हरियाणा में एपिफेनी, मुंबई में डेविड सेसॉन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, और ये देखिए हरियाणा में एपिफेनी एक जगह है उसे दिया गया है, मुंबई में डेविड सेसॉन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम को, और नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को मतलब मेरिट में रखा गया है। तो ये अभी यूनेस्को के जो मेन वो थे वो पुरस्कारित किए गए हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। ओके गाइज, सो वेल आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पुनौरा धाम मंदिर के संबंध में क्या सही है। तो देखिए पुनौरा धाम सीता माता का मंदिर है, तो यहाँ लिखा है पुनौरा धाम उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में एक हिंदू तीर्थ मंदिर है। पुनौरा धाम को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पुनौरा धाम जो है ये पहली बात तो बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता ही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा, पुनौरा धाम को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन, इसमें इसने कितने कथन नहीं पूछा, इसमें कौन सा कथन, तो पहला कथन तो गलत है, तो दूसरा सही है, तो केवल बी। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देवी सीता के जन्म स्थली के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की विकास योजना शुरू की गई। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, पुनौरा धाम को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया। पुनौरा धाम को हिंदू देवी सीता का जन्म स्थल माना जाता है। मंदिर परिसर में एक मिनट, मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर और एक तालाब जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है और एक हॉल शामिल है। ठीक है, तो जो फोटो देख रहे थे आप ये पुनौरा धाम की थी। अगला क्वेश्चन आता है वॉल्किरी जो हाल ही में न्यूज़ों में देखा गया था वह क्या है। दुनिया की पहली पूरी तरह स्मार्ट कार है, नासा का ह्यूमनॉइड रोबोट है, या फिर आनुवांशिक विपथन का एक रूप है, या एक नया खोजा गया तारा है। जी नहीं, तो वॉल्किरी जो है नासा का ह्यूमनॉइड एक रोबोट है जो कि बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उसमें बेसिकली ये काम करेगा। ठीक है, जो भी डिजास्टर, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उनके लिए इसे बनाया गया है। तो वॉल्किरी नासा का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर द्वारा विकसित 6 फुट 2 इंच के इस ह्यूमनॉइड स्पेस रोबोटिक को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षतिग्रस्त वातावरण में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया।
तो इसे जॉनसन स्पेस सेंटर में बनाया गया है, ये याद रखेंगे। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 6 फुट 2 इंच का इसे बनाया गया है। और प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर में ये काम करेगा। $2 मिलियन की लागत से वॉलरिकी नासा के स्पेस रोबोटिक चैलेंज में भाग लेगा। ठीक है, इसमें विजेता टीम के $1 मिलियन का पुरस्कार भी रखा गया। यह रोबोट हॉलीवुड की फिल्म आयरन मैन के चरित्र से मिलता जुलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी फिल्म के आयरन मैन से, आयरन मैन से। ठीक है, तो हॉलीवुड फिल्म के आयरन मैन से मिलता जुलता है। इसमें पर्यावरण जागरूकता के लिए लीडर सेंसर, कैमरे और अन्य सेंसर लगाए गए हैं। इसमें टोटल 38 सेंसर का प्रयोग किया गया है। यह रोबोट डिग्री ऑफ फ्रीडम 44 है और 2 इंटेल कोर इसमें यूज़ करे गए हैं। साथ ही साथ इसमें 1 घंटे चलने वाली बैटरी लाइफ है। इसे मूल रूप से जो आपदा राहत के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है और इसे मंगल ग्रह पे देखभाल करता रोबोट में संभावित उपयोग के लिए पुनः क्वालिफाइंग किया जा सकता है कि भैया जब मंगल ग्रह मिशन होगा तो उसके लिए इसे क्वालिफाइंग हो सकता है। तो सो वेल आई होप गाइज ये सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। अभी भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स सो प्लीज़ टेल मी, नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला आता है। यह बाघ अभ्यारण्य भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, जिसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह देश के गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये देश के गंगा के मैदानिक जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। यह भारत के हिमालय तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा है। इसमें विविध वनस्पतियां हैं। इसमें साल, रोहिणी, सिहोर, सागौन, बांस, सेमल, मंदार, शीशम, जामुन, गुल्लर आदि प्रजातियां शामिल हैं। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुए, छोटी बिल्लियां, हिरण प्रजातियां, जंगली सुअर और दुर्लभ पक्षी जैसे कलिज, तीतर, पहाड़ी मैना, पैराडाइज फ्लाइंग कैचर और हिमालयन बुलबुल पाए जाते हैं। तो ये कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, राजाजी नेशनल पार्क है। तो ये आपको मैं बता दूं ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में है। ठीक है, तो ये बिहार में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड का है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है और राजाजी नेशनल पार्क भी बच्चा यूपी में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र की बड़ी बिल्लियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी को दिया गया है कि इसकी जो बड़ी बिल्लियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो जो मानवीय गतिविधियां इन जंगलों में कम हुई हैं, जिसमें इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध शामिल है। इसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम पंचारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में गंडक नदी से लगती है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। इसमें साल, रोहिणी, सिहोर, सागुन, बांस, सेमल, मंदार, शीशम, जामुन, गुलेर और अन्य प्रजातियां जैसे कि समृद्ध वनस्पतियां शामिल हैं। इसी के साथ यह अभ्यारण्य बाघ, तेंदुए, छोटी बिल्ली, हिरण प्रजाति, जंगली सुअर का कलिज, तीतर, पहाड़ी मैना, पैरासाइट फ्लाइंग कैच, हिमालय बुलबुल जैसे अद्वितीय पशुओं का आवास है। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार रिजर्व 32 बाघों का आवास है। ठीक है, तो ये 32 बाघों के लिए आवास रहा है, तो काफ़ी बड़ा है। अगला आता है टेम्पो सैटेलाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पो सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि जो टेम्पो सैटेलाइट है के संबंध में विचार करना है आपको। ये है भू स्थगित कक्षा में नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टेम्पो। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उनके स्रोतों की पहले से कहीं अधिक विस्तार से निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, अगला टेम्पो एक अंतरिक्ष आधारित पराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है जो उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेज देख रहे हैं, ये एक टेम्पो जो है इसकी इमेज है, तो इसका सभी कथन एकदम सही है। ठीक है,
तो टेम्पो भू स्थिर कक्षा में नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और ये 10 से 12 दैनिक अवलोकन प्रदान करने वाले पहले ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रहों से अधिक विकसित है। टेम्पो एक अंतरिक्ष आधारित पराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का कार्य करता है, जिसे उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए रखा जाएगा। यह ओजोन, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, ठीक है, फार्मोल्डिहाइड जैसे वातावरण में प्रदूषकों पर प्रति घंटा उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करता है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर है, वहाँ के प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन वॉशिंग के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कितने अच्छे हैं इसके बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी देने की प्रक्रिया है। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कितने अच्छे हैं उसके बारे में गलत धारणा देता है। ग्रीन वॉशिंग ग्राहकों की संतुष्टि और ब्रांड की निष्ठा को कम कर सकती है और संभावित रूप से पुनः खरीदी को प्रभावित कर सकती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रीन वॉशिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में अमेरिकी पर्यावरणविद और शोधकर्ता जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था जे वेस्टरवेल्ड ने किया था। ग्रीन वॉशिंग वह प्रथा है जिसमें कंपनियां और सरकारें सभी प्रकार की गतिविधियों को जलवायु अनुकूल के रूप में चिन्हित करती हैं और उत्सर्जन में कमी और उत्सर्जन से बचा जा सकता है। विकसित देशों पर अक्सर जलवायु सह लाभों पर जोर देकर कभी कभी कम आधार के साथ विकासशील देशों में अपने विशिष्ट वाणिज्यिक निवेशों को ग्रीन वॉश का आरोप लगाते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन गाइस से सही हैं। अगला, ग्रीन वॉशिंग ग्राहकों की संतुष्टि को कम कर सकती है, ब्रांड के प्रति निष्ठा को कम कर सकती है, संभावित रूप से पुनर्खरीदी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, पुनर्खरीदी को प्रभावित कर सकती है। कई वैश्विक कंपनियां विशेष रूप से तेल दिग्गज सेल और बीपी साथ ही कोका कोला ग्रीन वॉशिंग का आरोपों का सामना करना पड़ा है और अंततः पहला और दूसरा दोनों सही है। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।